हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। साइकोलॉजी की डिस्कशन को दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में दोस्तों हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में जो इंसानों में पाए जाते हैं। हमारे कोर्स में जो हमें डिस्कस करने हैं वो 5 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। नाम आप सबके जानते हो, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको सबके बारे में फेमिलियर करवाया था, लेकिन आज हम 5 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पहला है आपका इंटेलिजेंस, दूसरा है आपका एप्टीट्यूड, तीसरा है इंटरेस्ट, चौथा है पर्सनैलिटी और पांचवा है आपका वैल्यूज। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। देखो, इतना तो अभी तक आप डिस्कशन से समझ ही गए हो कि इंटेलिजेंस का लेना देना सिर्फ स्कोर अच्छे लाकर पढ़ाई में, या स्कूल का कोई टॉपर हो, कॉलेज का कोई टॉपर हो, मार्कशीट हो किसी की बहुत अच्छी, या कोई गोल्ड मेडलिस्ट रहा हो, पढ़ाई लिखाई की फील्ड में इंटेलिजेंस मैटर करती है। लेकिन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल साइकोलॉजी की भाषा में सिर्फ पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं होता उसका। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारी क्वालिटीज से मिलकर बनता है एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जिसको हम इंटेलिजेंस नाम देते हैं। तो समझते हैं डिटेल तरीके से। सबसे पहले एक बेसिक चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि दोस्तों जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इंसानों में पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस टेस्ट जो कि साइकोलॉजी की फील्ड में साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर आप वेरियस काइंड ऑफ असेसमेंट मेथड्स भी आप उनको कह सकते हो। जैसा कि कुछ लेक्चर्स पहले हमने डिस्कस करा था कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो फॉर्मल असेसमेंट मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, आपको याद भी होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल डेफिनेशन की इंटेलिजेंस की, जो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद उस डेफिनेशन को अच्छे से डिकोड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करा जा रहा है, ध्यान से समझना। इंटेलिजेंस दोस्तों एक ग्लोबल कैपेसिटी है। ग्लोबल कैपेसिटी मतलब मैंने आपको बताया था, हम नॉर्मली इंसानों को कह देते हैं तू बुद्धू है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तू बिल्कुल भोंदू है, बिन पैंदे का लोटा है। कुछ भी हम उसको कह देते हैं कि मतलब ये बताने के लिए कि उस पर्सन की बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है, उसके अंदर दिमाग नहीं है। लेकिन ये कहना गलत होता है, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंस कम हो चाहे ज्यादा हो, किसी एक फील्ड में हो दूसरी फील्ड में हो, इस पृथ्वी पर जिसने भी इंसानी रूप में जन्म लिया है, इवन जानवरों में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी वेरियस सेल्स के फंक्शंस को कैरी आउट करते हुए सभी जीव जंतुओं में, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसान, जानवर, सब में इंटेलिजेंस पाई जाती है। फिलहाल क्योंकि हम इंसानों के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये ग्लोबल कैपेसिटी का मतलब है इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी इंसानों ने जन्म ले रखा है, चाहे भले ही वो आपको ट्यूबलाइट जैसे लग रहे हो, कि आप उनसे बोलो बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, तेरे को लेट बात समझ में आती है क्या, तू थोड़ा सा ट्यूबलाइट मेंटेलिटी का है क्या, आप ऐसे टर्म से दूसरों को बोल सकते हो। लेकिन इंटेलिजेंस किसी भी पर्सन में कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है, ये ग्लोबल कैपेसिटी है, सब में पाई जाती है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, लेकिन इस पृथ्वी पर सभी इंसानों में है। ठीक है, किस चीज की कैपेसिटी है, किस चीज की एबिलिटी है, किस चीज की क्षमता, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमारी एक ऐसी क्षमता है जो पृथ्वी पर हर इंसान के अंदर पाई जाती है, ताकि वो दुनियादारी को अच्छे से समझ सकें, रैशनल लॉजिकल तरीके से सोच सकें, और अपने आसपास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके जब भी उनको किसी समस्याओं का या चैलेंजेस का सामना करना पड़े। ठीक है, अब इस टेक्निकल डेफिनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आए उसकी तरफ हम गौर फरमाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर आप हमेशा देखोगे, अब देखो दोस्तों, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा और जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूर दूर तक भी क्या इसमें जिक्र हुआ पढ़ाई लिखाई का, या फिर मार्कशीट का, या टॉपर बनने का? नहीं ना। तो इंटेलिजेंस जो है वो मार्कशीट से या टॉपर बनने से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो 4 चीजें जनरली शो करता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले दुनियादारी को समझना। इंटेलिजेंट इंडिविजुअल की पहचान ये होती है कि वो सिचुएशंस को बहुत एक्यूरेट तरीके से ग्रास्प कर लेता है, वो नापतोल कर लेता है कि परिस्थितियां कैसी हैं, एकदम से रिएक्ट नहीं करता। और एकदम से इंटेलिजेंट इंडिविजुअल जो होता है उसकी अगर जो पहचान होती है, तो एकदम से निराश नहीं होता किसी भी सिचुएशन के अंदर, एक्यूरेट तरीके से हर एक परिस्थिति का नापतोल कर लेता है इंडिविजुअल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझ लेता है, रैशनल तरीके से सोचने की एबिलिटी होती है, लॉजिक का यूज करना, और साउंड डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है उस इंडिविजुअल के अंदर, जिसको हम इंटेलिजेंट कहते हैं। साउंड का मतलब होता है दोस्तों, साउंड का मतलब होता है गुड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, साउंड का मतलब यहां पर आवाज नहीं है,
अच्छे डिसीजंस लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एकदम से निराशवादी जो विचार आते हैं कि जिसमें आपको निराशा होती है, होपलेसनेस होती है, ऐसे पर्सन डिसीजन नहीं लेता है। इंटेलिजेंट इंडिविजुअल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और एकदम से बौखलाहट के अंदर जल्दबाजी में भी कोई डिसीजन नहीं लेता इंडिविजुअल, ठीक है। हमेशा उसके डिसीजन सही होते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से यूज करता है इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। करता है या करती है, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल दोनों में ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो इंडिविजुअल होता है, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल या होती है, तो दे मेक गुड यूज ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स को बहुत इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से सॉल्व करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है। और चौथी इनकी चीज आपको देखने को मिलती है इनके अंदर, दे फेस चैलेंजेस वेरी सक्सेसफुली। नई नई सिचुएशंस के अंदर ये अपने आप को इजी तरीके से अडाप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। एंड दे फाइंड सॉल्यूशंस टू ऑब्स्टेकल्स। जो भी परिस्थितियां होती हैं, चुनौतियां होती हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढाल लेते हैं। और हर एक ऑब्स्टेकल के लिए इनके पास एक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ठंडे दिमाग से किसी भी चीज के बारे में सोच विचार करता है इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। अब दोस्तों, यहां पर जो भी आपको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में, तो यहां पर मैंने आपको बताया 5 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। इंटेलिजेंस हो गया, हमारा वैल्यूज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, और पर्सनैलिटी हो गया। तो हर एक चीज को डिफाइन करने के बाद, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझाने के बाद, यहां पर आपको यह भी बताया जाएगा कि इस वाले साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को अगर आपको जानना है तो उसके लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट या उस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के लिए टेस्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर इंटेलिजेंस एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है तो उसके लिए जो टेस्ट होगा वो होगा इंटेलिजेंस टेस्ट। एप्टीट्यूड अगर एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है तो उसके लिए जो टेस्ट होगा उसका नाम हो जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। ऐसे ही इंटरेस्ट को जानने के लिए इंटरेस्ट का टेस्ट, पर्सनैलिटी को जानने के लिए पर्सनैलिटी का टेस्ट, वैल्यू को जानने के लिए वैल्यू का टेस्ट। आप इनको असेसमेंट भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल, पर्सनैलिटी असेसमेंट, वैल्यू असेसमेंट, इंटरेस्ट असेसमेंट, एप्टीट्यूड असेसमेंट और इंटेलिजेंस असेसमेंट, ठीक है। तो हमने इसको अच्छे से तरीके से समझ लिया, फीचर्स के साथ समझ लिया, डेफिनेशन को डिकोड कर लिया, डेफिनेशन में जितने कीवर्ड्स थे उसको समझ लिया। अब हम ये जानते हैं कि इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल की पता कैसे लगाई जा सकती है, तो उसके लिए यूज होगा टेस्ट। और क्योंकि इंटेलिजेंस को हमें स्पेसिफिकली एज अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट मेजर करना है कि इंडिविजुअल के अंदर जानना है उसको, तो उस टेस्ट का नाम होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो एक तरीके से ग्लोबल मेजर, यानी कि एक कॉमन पैरामीटर के तौर पर ये टेस्ट कंडक्ट करे जाते हैं, जिससे हम इंडिविजुअल के अंदर मेजर कर पाते हैं कि उसकी दिमागी क्षमता कितनी है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस कितना है, उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है और लर्निंग पोटेंशियल कितनी है। लर्निंग पोटेंशियल यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई एक वन ऑफ द कंपोनेंट है कि किताबों की लर्निंग, आपके स्कूल में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉलेजेस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी लर्निंग। लेकिन ओवरऑल बाहर जो एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाना सीखना, साइकिल सीखना, कोई एक नई स्किल को एक्वायर करना, यहाँ पर भी तो इंसान की मेंटल एबिलिटी और लर्निंग पोटेंशियल शामिल होती है। एक इंडिविजुअल जो क्लास का टॉपर है, क्या वो बहुत अच्छा बाइक राइडर या बहुत अच्छा कार ड्राइवर बन सकता है? क्या बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं ये हमें मदद करते हैं कि हम एक इंडिविजुअल की जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को एस्टिमेट कर सके, यानी कि कैलकुलेट कर सके। तो इंटेलिजेंस जो है वो पर्सन की एक एबिलिटी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि देखो जनरली स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि इंटेलिजेंस जो है वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। पढ़ाई लिखाई एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन मेजर कंपोनेंट नहीं है। तो इंटेलिजेंस एक पर्सन की एक एबिलिटी को और अफेक्ट करता है कि एक इंडिविजुअल कितना बेनिफिट ले सकता है अपनी स्कूलिंग लाइफ से, अपने स्कूलिंग करियर से। तो जनरली ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जिन स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, ऐसे बच्चे एकेडमिकली, दोस्तों कीवर्ड पे ध्यान देना, सिर्फ एकेडमिकली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। पढ़ाई लिखाई में अच्छा परफॉर्म करेंगे, टीचरों की नज़रों में इसलिए अच्छे होंगे क्योंकि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, स्कूल के टॉपर बन सकते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस को सिर्फ पढ़ाई लिखाई के साथ, सिर्फ एकेडमिक्स के साथ लिंक करा जा रहा है, ठीक है। और ऐसा भी देखा जाता है जिन इंडिविजुअल की लोअर इंटेलिजेंस है स्कूलिंग लाइफ में, तो उनको स्कूल रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। ऐसे बच्चे सिर्फ भगवान जी से प्रार्थना करते रहते हैं, हे भगवान मुझे पास कर देना, मेरे माता पिता मुझे तवे पे रख के सेकना दें, ठीक है,
मैं कुटकर ना हूँ, लड़कियों के सामने पीटीएम पर मेरी पिटाई ना हो, तो मुझे इस चीज़ से हे भगवान, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मुझे बचा लेना। ठीक है, ये है बात इंटेलिजेंस की विद रिस्पेक्ट टू स्कूलिंग लाइफ, विद रिस्पेक्ट टू स्कूलिंग करियर। ठीक है, लेकिन अब समझो एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस का लेना देना पढ़ाई से तो बिल्कुल है ही नहीं, कुछ लिंक है ऑब्वियसली बात है, लेकिन पूरी तरीके से लाइफ के अगर सक्सेस पैरामीटर को अगर आपको जानना है, देखो अल्टीमेटली लाइफ में हमारा कोई पास्ट चेक नहीं करता, हमारा कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करता है। हम जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो अभी होते हैं लाइफ में या फ्यूचर में जाकर जो बनते हैं, वहां पर जो हमारी पहचान होती है, तो जो हमारे जीवन में दाग धब्बे होते हैं कि स्कूल में कोई फेलियर था, क्लास किसी को रिपीट करनी पड़ी, कोई स्कूल ड्रॉप आउट है, तो ये सब चीज़ें छुपकर और दबकर रह जाती है। इलॉन मस्क से, मार्क जकरबर्ग से, ठीक है, या टॉप सक्सेसफुल रिचेस्ट बिलियनियर्स और ट्रिलियनियर से कोई भी ये नहीं पूछने वाला कि आपके स्कूल में कितने मार्क्स आए थे। प्रेजेंट लाइफ उनकी मैटर करती है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, जिंदगी में जो हमारा सक्सेस का जो पैरामीटर होता है, ठीक है, इट इज नॉट डिटरमाइंड सोनली ओनली बाय इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट में एक इंडिविजुअल के जितने स्कोर आते हैं, तो आप उसके बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि जीवन में कुछ भी नहीं बन पाया, कुछ भी नहीं बन पाएगा या बन पाएगी, गारंटी है मेरी, या ये जीवन में बहुत कुछ कर जाएगा, बहुत कुछ कर जाएगी, गारंटी मेरी, गारंटी कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, हाई इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर हाई इंटेलिजेंस निकल कर आए पर्सन की एक इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर में, जो कि एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करेगा, ठीक है, तो अकेले सिर्फ वही लाइफ में सक्सेस को गारंटी नहीं करते हैं। ठीक है, और भी चीजें मैटर करती हैं। इंसान का हार्डवर्क, हो सकता है पढ़ाई में ना लग रहा हो, किसी और फील्ड में लग रहा हो, तो वहां पर इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन जाए। हो सकता है इंसान बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, बहुत अच्छा कोच बन जाए, बहुत अच्छा टीचर बन जाए, बहुत अच्छा वीडियो एडिटर बन जाए, बहुत अच्छा यूट्यूबर बन जाए। ठीक है, तो हार्डवर्क मैटर करता है। पर्सन की मोटिवेशन मैटर करती है कि पर्सन को पढ़ाई अगर पसंद नहीं आ रही, तो हो सकता है कुछ और एक्टिविटी पसंद आ रही हो। पढ़ाई में मार पीट के पढ़ाया जाता हो, घर वाले चिल्लाते रहते हो, टीचर चिल्लाती रहती हो, उस इंसान की कंप्लेंट होती रहती हो हमेशा एकेडमिक्स को लेकर, लेकिन ऐसा इंसान किसी और चीज के लिए मोटिवेटेड हो कि पढ़ाई में उस पर्सन को हो सके कि मार पीट के बिठाना पड़ता हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जहां पर इंसान जो है उसको बाहर वाले बिल्कुल बोले भी ना और बोलने की नीड भी ना पड़े, वो इंसान खुद से अंदर से इतना इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो। अंदर से जो हमारे खुद से मोटिवेशन जब आती है ना, उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और मोटिवेशनल फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। आपकी पर्सनैलिटी, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपकी पर्सनैलिटी किस चीज़ से मैच करती है, आप इंक्लाइंड ओरिएंटेड ज़्यादा किसकी तरफ हो, वो मैटर करता है लाइफ में सक्सेस के लिए। इमोशनल स्किल्स आपकी मैटर करती हैं। ये नहीं कि आपकी डिग्री अगर आपके हाथ में, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको अपने टीम मेंबर्स को, कलीग्स को साथ में लेकर चलना नहीं आता है, एक अगर आपने कोई स्टार्टअप खोला हुआ है या कोई बिजनेस के अंदर अगर आपने कदम रखा हुआ है, तो आपको अगर सबको कन्विंस करना नहीं आता, अगर आपके अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप दूसरों के इमोशन से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उन जो एम्प्लॉयज़ हैं आपसे बात करने से डरते हैं, तो आप लाइफ में वैसे भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। और आपको ये होता है लक फैक्टर कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कौन से टाइम पे क्या क्या मिलेंगी। हो सकता है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हो और आपने उसका अच्छे से भरपूर तरीके से फायदा ना उठाया हो, और हो सकता है कि एक इंसान जो है उसके अंदर लगन बहुत हो, इच्छा बहुत हो बहुत कुछ करने की, लेकिन उस बेचारे इंसान को, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल पाई हो। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल पाना, किसी भी चीज़ का अभाव, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, पैसे की कमी, ठीक है, या फिर घर वालों का, फॉर एग्जांपल आपके पापा आर्मी में हो या फिर ऐसी जॉब में हो जहाँ पर उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आपको कहीं से कहीं पर भी एक जगह ठहराव के साथ पढ़ने लिखने का कहीं मौका ही नहीं मिल पाया हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लाइफ में हमारी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सक्सेस जो है वो सिर्फ इंटेलिजेंस से, शार्प ब्रेन से, मेंटल पावर से डिटरमाइन नहीं होती है, या फिर एक इंडिविजुअल जो है वो एकेडमिकली कितना अच्छा परफॉर्म करे, सिर्फ इस चीज़ से डिटरमाइन होती है। इंटेलिजेंस एक कंप्लीट पैकेज है, तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है एकेडमिक्स मैटर करता है, मायने रखता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एकेडमिकली अगर आप स्ट्रांग हो तो इट डजंट मीन कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, एज पर द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी।
दूसरे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं, जिसका नाम है एप्टीट्यूड। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं यहां पर टर्म यूज कर रहा हूं एप्टीट्यूड नॉट एटीट्यूड। मैंने आपको एप्टीट्यूड के बारे में पहले भी बताया था। ये आपके अंदर एक छुपी हुई क्षमता होती है जो भी बाहर निकल कर आई नहीं है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा कोच, एक अच्छा गाइड करने वाला, कोई बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाला कोई पर्सन मिल जाए, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, वैसा माहौल मिल जाए, इन्वायरमेंट मिल जाए, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस कुछ टाइम में आने लगता है, वाह यार ये वाला काम तो मैं कर सकता हूँ, मुझे इसको करते हुए एंजॉयमेंट भी फील हो रही है, मैं इसमें थक भी नहीं रहा हूँ, और कोई बाहर से आके मुझे कोई मोटिवेट भी नहीं कर रहा है, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, और ऐसा भी नहीं है कि मन मारकर मुझे वाला काम करना पड़ रहा है। तो आपके अंदर छुपी हुई क्षमता, अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, कोई अच्छा कोच या कोई टीचर मिल जाए जो आपकी अच्छी तरह ट्रेनिंग करवाते, तो ये फिर निखर कर पॉलिश होकर ये आपकी जो एक पोटेंशियल है, ये आपका टैलेंट और आपकी स्किल बन सकती है, जो लाइफ टाइम भर आपके जीवन में, आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएगी, आपकी पहचान बनेगी। उस चीज को दोस्तों हम कहते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, तो एप्टीट्यूड क्या होता है, ध्यान से समझना। एप्टीट्यूड एक इंडिविजुअल की अंडरलाइंग पोटेंशियल है। अंडरलाइंग का मतलब क्या है, वो अभी डोरमेंट स्टेज में है, स्लीपिंग मोड पर है, आपकी पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब होता है आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी है, लेकिन अंडरलाइंग है कहने का मतलब है अभी वो छुपी हुई है। अभी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें ये वाली जो पोटेंशियल डेवलप होने के चांसेस है, अभी डेवलप नहीं हुई है दूर दूर तक, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, एनवायरनमेंट मिल जाए, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, तो ये डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और एक किस चीज की पोटेंशियल है, टू एक्वायर स्किल्स, किसी भी एक स्किल को सीखना जिससे आप एक टैलेंटेड इंडिविजुअल बन पाओगे, उस स्किल को सीखने के बाद एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और गहराई से दोस्तों समझते हैं इसको। ठीक है, तो एप्टीट्यूड जो है ये आपकी प्रेजेंट एबिलिटी जैसा नहीं होता, जैसे जो अभी करंट जीवन में, वर्तमान काल में जो आपकी क्षमता होगी, जो आपकी एबिलिटीज होगी, जो आप कर पाते होगे, जो आपकी स्किल्स होंगी, ठीक है, हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेड होकर बात कर रहे हैं कि ये स्किल आपके अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई है, छुपी हुई है, निखर कर पॉलिश होकर बाहर इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि आपको हो सकता है वैसा वातावरण ना मिल पा रहा हो, प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पा रही हो, या फिर इस स्किल को निखारने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग करने वाला कोई अभी तक इंडिविजुअल मिला ना, ट्रेनिंग देने वाला। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर पोटेंशियल होती है, ठीक है, कि फ्यूचर में आप क्या बन सकते हो इस स्किल का सहारा लेकर। ठीक है, आपकी कैपेसिटी होती है कि आप उसको लर्न कर लोगे, और आपकी एक एबिलिटी होती है कि आप एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप कर लोगे, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लोगे। अब देखो क्या होता है दोस्तों, कभी कभार आप कुछ बच्चों में ये देखोगे कि बच्चे कुछ एप्टीट्यूड शो करते हैं, भले ही वो उस टाइम पर हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल ना बन पाए हो, बचपन से उनकी कुछ हरकतों को देखकर आपको ये पता लग जाता है कि फ्यूचर में अगर इसको इस फील्ड में भेजा जाए तो ये बहुत कुछ कर सकता है, अगर हम इसी फील्ड में इसको आगे परस्यू करें। जैसे कुछ लोग मैथ्स करने में बहुत अच्छे होते हैं, है ना, कुछ लोग जो होते हैं वो बचपन से ही बड़े क्रिएटिव होते हैं कि छोटा बच्चा जो प्लास है पेचकस से उसको लेकर अपने जो साइकिल के टायर है उसको खोलने में खुद से लगा हुआ है, तो आपको पता लग जाता है कि इनके अंदर एक पर्टिकुलर चीज को लेकर अंडरलाइंग एक टैलेंट छुपा हुआ है, बस इसको निखारने की, इसको पॉलिश करने की नीड है। ठीक है, तो आप बचपन से बच्चों में कुछ देखोगे कि उनके अंदर म्यूजिकल एप्टीट्यूड हो सकता है कि एक लड़का या लड़की है, छोटी उम्र है उनकी, बहुत बढ़िया तरीके से या तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, गाना गाते हैं। ठीक है, तो वहीं पर आप ये कोशिश करोगे, टीचर्स भी प्रेज करेंगे, पीटीएम पर बुलाएंगे माँ बाप को, और वहां पर सब लोग आसपास जो उस बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, तो पेरेंट्स को यही गाइडेंस दी जाएगी कि आप इसको इस फील्ड में आगे भेजो, ये वहां पर बहुत अच्छा कर पाएगा या कर पाएगी। ठीक है, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड हो सकता है किसी बच्चे के अंदर, मैकेनिकल एप्टीट्यूड हो सकता है कि छोटा सा बच्चा हो, वो आराम से ये जो पेचकस प्लास से कोई भी चीज़ खोलने वाली जो होती है, ये जो कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह जैसा कोई काम है, या फिर कोई क्रिएटिविटी किसी जगह पर शो करनी है रूम के अंदर के, कोई स्टैंड बनाना है, दीवार के अंदर कोई चीज़ फिट करनी है, तो ये जो है बढ़ चढ़ कर उसके अंदर हिस्सा लेते हैं कि मैं करके दिखाता हूँ। और किसी के अंदर हो सकता है कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो, कि छोटा सा बच्चा हो लेकिन अपने लेवल्स के बियॉन्ड जाकर, अपनी एज के बियॉन्ड जाकर, है बच्चा 9th क्लास में लेकिन 10th 11th क्लास के मैथ्स के सम्स करने के अंदर उसके अंदर एक पोटेंशियल है,
और उसको बहुत अच्छा लगता है, मज़े आते हैं उस बच्चे को बहुत ज़्यादा। तो ये आपको अगर एप्टीट्यूड देखने को मिलते हैं और अगर आप ऐसे बच्चे को एक प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट दे दो, उसकी ट्रेनिंग करवा दो, तो वो जो अंडरलाइंग पोटेंशियल है वो पोटेंशियल आपको उसके अंदर एक पॉलिश होकर बाहर दिखने लगेगी उसकी पर्सनैलिटी में। तो एप्टीट्यूड बेसिकली पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं कि ये जो एप्टीट्यूड अभी हमें दिख रहा है इसकी फ्यूचर में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट का। एप्टीट्यूड टेस्ट साइकोलॉजिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो ये प्रेडिक्ट कर सके कि एक इंडिविजुअल जो है अगर उसे दो चीज़ें मिले, ध्यान से समझना क्या है वो दो चीज़ें, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले और एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिल जाए, तो इंडिविजुअल क्या बन सकता है जीवन में या फिर क्या कर पाएगा जीवन के अंदर। तो एप्टीट्यूड मीनिंगफुल तभी बन सकता है जब एक इंडिविजुअल को प्रॉपर तरीके से वातावरण मिले, सूटेबल अपॉर्चुनिटीज मिले और प्रॉपर तरीके से कोई ट्रेनिंग देने वाला कोई पर्सन मिले। तो एप्टीट्यूड आपकी एक हिडन कैपेसिटी है जो कि एक्चुअल अचीवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, गारंटी तौर पर हो जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है, हो सकती है, वैसे मुझे ये बोलना चाहिए हो सकती है। ये तब हो जाएगी जब एक इंडिविजुअल को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, सही से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और एक ट्रेनिंग देने वाला कोई पर्सन, एक बेहतरीन कोच या एक गाइडेंस देने वाला कोई पर्सन मिल जाए। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट की मदद से बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चे के अंदर, जैसे स्कूलों में होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं बच्चे के 9th और 10th क्लास में, ताकि उस एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर्स के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को ये बताया जा सके कि आप अपने बच्चे को पीसीएमबी स्ट्रीम में भेज दो, पीसीएम स्ट्रीम में भेज दो, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, इन सारी स्ट्रीम्स में आप भेजो। तो एप्टीट्यूड टेस्ट हमें मदद करते हैं। ये सिर्फ स्कूल लाइफ तक सीमित नहीं होते हैं, लाइफ में जब भी आप करियर को लेकर या आगे मैंने 12th के बाद क्या करना है, कॉलेज के बाद क्या करना है, जब भी आप कंफ्यूज होते हो तो एप्टीट्यूड टेस्ट जनरली इंडिविजुअल्स में कंडक्ट करवाए जाते हैं, काउंसलर है या फिर एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो ये आपकी एजुकेशन प्लानिंग में मदद करते हैं, करियर गाइडेंस में मदद करते हैं और आपके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी में दोस्तों दो एग्जाम्पल्स गिवन है, इसको समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है हमारा मैकेनिकल एप्टीट्यूड का। अगर एक पर्सन ऐसा है या ऐसी है जिसके अंदर हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, ठीक है, तो अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए तो वो बहुत अच्छे फ्यूचर में इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड का मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पर इंडिविजुअल के अंदर पोटेंशियल है इंजीनियर बनने की, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल को बचपन से सब लोगों ने देखा हुआ है कि ये पर्सन मशीन्स के साथ बहुत अच्छे से मशीन्स को हैंडल कर लेता है, मशीन के साथ मतलब इसकी दोस्ती है, आराम से उसको ठीक कर लेता है। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर इसकी एक महारत हासिल है। जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा बचपन से ही वो कंप्यूटर और फ़ोन में जितनी चीज़ें हमें भी नहीं आती हैं उससे बियॉन्ड वो जाकर जानते हैं और फटाफट उनकी उंगलियां चलती हैं, उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होती है एज़ कम्पेयर टू अस, और वो उस काम को करते हुए बोर भी नहीं होते हैं। तो उनके अंदर उस चीज़ का एक अंडरलाइंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो जिस पर्सन के अंदर, फिलहाल हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिस पर्सन के अंदर मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, तो ऐसे लोग बेसिकली मशीन्स के फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को बहुत ईजी तरीके से चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं और इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल है फिर हमारा यहाँ पर लैंग्वेज एप्टीट्यूड। अगर एक पर्सन है, जैसे मैं मान लो कि ये एक लड़की है, ठीक है, इसके अंदर हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड है, अगेन इसे अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और प्रॉपर तरीके से अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो फ्यूचर में ये एक अच्छी राइटर बन सकती है। काफ़ी हद तक इस चीज़ के चांसेस जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे इसकी लाइफ में। तो लैंग्वेज एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि एक ऐसी नेचुरल पोटेंशियल है, अगर इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट ट्रेनिंग मिल जाए तो इसके अंदर एक ऐसी पोटेंशियल छुपी हुई है जो बाहर निकल कर आ जाएगी, जिससे एक इंडिविजुअल जो है, जिस भी इंडिविजुअल के अंदर लैंग्वेज एप्टीट्यूड होता है, तो वो लैंग्वेजेस को ईजिली लर्न कर पाते हैं, वर्ड्स को इफेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। प्रॉपर गाइडेंस और अच्छा एनवायरनमेंट ट्रेनिंग वगैरह के साथ अगर मिल जाए तो ऐसा इंडिविजुअल बहुत अच्छा जीवन में राइटर, जर्नलिस्ट, ऑथर, एडिटर और ट्रांसलेटर बन सकता है या बन सकती है। ठीक है, लेकिन बात घुमा फिरा कर यहीं पर आ जाती है कि हो सकता है कि आपकी जो अंडरलाइंग पोटेंशियल हो, अगर वो पॉलिश ना हो पाए, अगर वो नर्चर ना हो पाए, प्रॉपर ट्रेनिंग आपको ना मिल पाए, अपॉर्चुनिटीज ना मिल पाए, वैसा वातावरण या एनवायरनमेंट ना मिल पाए, तो वो आपके अंदर हमेशा के लिए दबी ही रह जाए, सप्रेस ही रह जाए। इसके लिए
हमें प्रॉपर एजुकेशन चाहिए होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है अगर हम अपने अंदर के एप्टीट्यूड को स्किल और टैलेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमें एबिलिटी सच में डेवलप करनी है तो यू नीड प्रॉपर एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद ट्रेनिंग। तो एप्टीट्यूड एक प्रकार से जैसे पेड़ का या प्लांट का एक बीज होता है, ये वो है। अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाए, राइट डायरेक्शन दिखाने वाला कोई पर्सन मिल जाए, अपॉर्चुनिटीज हो आपके पास और ट्रेनिंग मिल जाए, तो ये ग्रो हो जाता है अचीवमेंट के अंदर। ठीक है, तो एप्टीट्यूड सिर्फ एक बीज है, वो बीज पौधा, ठीक है, या पेड़ तभी बन पाएगा जब आपके पास फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी और आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने जाना सब कुछ एप्टीट्यूड के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की, जो कि है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सिंपली होता है, टेक्निकल डेफिनेशंस में जाने की कोई नीड नहीं है, वॉट वन लाइक्स टू डू। ठीक है, या फिर आप ज़्यादातर अपना जो वक्त है बिना किसी के प्रेशर लगाए हुए कौन सी एक्टिविटी में कितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिना बोरियत के, वो होता है आपका इंटरेस्ट। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपके आसपास, लेकिन उनमें से कुछ इक्की दुक्की एक्टिविटी होती हैं जिसमें आपका मन करता है कि मैं इसको घंटों तक कर सकता हूँ, मैं इसमें बोर नहीं होऊंगा, मुझे इसमें आलस नहीं आएगा, मुझे इसमें यॉर्निंग नहीं होगी, मुझे किसी के प्रेशर और दबाव के चलते नहीं बैठना पड़ेगा, मैं इसको लगातार बहुत घंटों तक इसमें इन्वॉल्व होके बिना बोरियत के इसमें एंगेज हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो वो आपका इंटरेस्ट होता है, व्हाट वन लाइक्स टू डू, या किसी इंडिविजुअल की प्रेफरेंस क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, झुकाव कहाँ पर है किसी एक्टिविटी में करने का, उस एक्टिविटी को करने का ज़्यादा झुकाव एज कम्पेयर टू बाकी दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये होता है सिंपली इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, इंटरेस्ट एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस का मतलब होता है दोस्तों चॉइस। जैसे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, करने को, लेकिन 2 या 3 चीजें ऐसी हैं कि जो आपको मन आप ये करता है कि यार इसको मैं घंटों तक कर सकता हूँ। कुछ भी हो सकता है वो, कई लोगों को पढ़ना, नॉवेल्स वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को अपनी रील्स बनाना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि खाना वगैरह बनाना, गाना गाना, डांस प्रैक्टिस करना, ये सब उनका मतलब उसमें उसकी हाई रुचि होती है उस इंडिविजुअल की, उनको बहुत अच्छा लगता है उसमें एंगेज होना। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस है कि वो एंगेज हो इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अदर्स। रिलेटिव टू अदर्स का मतलब है एज कंपेयर टू बाकी सारी एक्टिविटीज, वो जो एक्टिविटी है जिसमें इंडिविजुअल का इंटरेस्ट लाई कर रहा है, वहां पर इंडिविजुअल की हमें प्रेफरेंस देखने को मिलती है, क्योंकि बिना बोरियत के एक इंडिविजुअल घंटों अपने बिता सकता है उस एक्टिविटी में। तो अगर हम इंटरेस्ट को जाने, एक इंडिविजुअल का आपने जो इंटरेस्ट है उसको जान लिया, उसको एक्सप्लोर कर लिया, तो ये 3 सवालों के जवाब देना ईजी हो जाता है कि पर्सन क्या एंजॉय करता है या करती है, कौन सी एक्टिविटीज उसको अट्रैक्ट करते हैं उस इंडिविजुअल को, और विच सब्जेक्ट्स डज द पर्सन प्रेफर, कौन से सब्जेक्ट उसको पढ़ना पसंद है। इंटरेस्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी चॉइसेस को और आपकी मोटिवेशन को, क्योंकि अगर आपको कोई भी लाइफ में एक्टिविटी मिल गई करने को जो कि आपके इंटरेस्ट के साथ सिंक्रोनाइज मैनर में चल रही है, तो वहां पर आपकी एक तो चॉइस है। जनरली यही होता है ना कि आपके ऊपर एक दबाव डाला जाता है, बेटा पढ़ो, बेटा ये स्ट्रीम ले लो, समाज में नाक कट जाएगी। लेकिन मान लो कि सब कुछ आपके अनुसार हो जाए लाइफ में, एक तो आपकी चॉइस है और आपके अनुसार हो रहा है, तो बाहर से फिर किसी दबाव की नीड ही नहीं है कि आप कमरे में बैठ के फोन चला रहे हो, आपको कोई प्रेशराइज करने आएगा कि हमने तेरे ऊपर इतने सारे लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो पढ़ती नहीं है, तूने तो पैसा फूकना है, पैसा बर्बाद करना है। ऐसे ताने आपको सुनने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप अपने मन की सुन रहे हो, आप अपने मन की कर रहे हो, तो आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगे। बाहर की मोटिवेशन या दिखावटी नेचर से आप बैठे हो किसी एक्टिविटी को करने के लिए, पढ़ने के लिए, फिर वो ये नीड ही खत्म हो जाएगी। अब अंदर से आपके सीने के अंदर से आग लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का हो सकता है कि इंटरेस्ट हो इनमें से किसी एक एक्टिविटी में या एक या 2 एक्टिविटीज में, जैसे म्यूजिक में, पेंटिंग में, साइंस में, लिटरेचर में, स्पोर्ट्स में, कंप्यूटर्स में और टीचिंग में। ठीक है, किसी में भी हो सकता है, 1 या 2 में भी हो सकता है, सब में तो नहीं हम बोल सकते, सब में तो फिर ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन्स में हो सकता है। लेकिन इंटरेस्ट जनरली ऐसी चीज होती है कि
इंटरेस्ट आपका एक या दो तीन एक्टिविटीज में देखने को मिलता है, सब में जो देखने को मिलता है वो तो ड्रामेबाजी है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। एक या दो एक्टिविटीज जिसको आप लगातार घंटों तक लंबे समय तक उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करके आप कुछ ना कुछ उससे एक्सट्रैक्ट कर सको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, अपनी हॉबीज को परस्यू करने के लिए, क्योंकि वहां पर चॉइस का भी एलिमेंट है। आप बोरियत फील नहीं कर रहे हो उस एक्टिविटी को करते हुए, और जब आप बोरियत किसी चीज में फील नहीं करते हो, आप लगातार घुसे हुए हो, बाहर से किसी का दबाव नहीं है उस एक्टिविटी को करवाने में आपसे, तो ऑब्वियसली बात है आप लाइफ में सक्सेसफुल भी बनोगे और उस एक्टिविटी से अपनी स्किल को निखार कर आप पैसा भी कमाओगे, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के, इसका मतलब ये है कि अगर इतने सारे तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, वैसे तो अनगिनत होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल का किसी एक चीज में मन लगता है, दूसरे इंडिविजुअल का किसी और चीज में मन लगता है, तीसरे इंडिविजुअल का किसी और चीज में मन लगता है, तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट को अगर जानना है तो जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया था, एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, अगर हमें उसके टेस्ट को कंडक्ट करना है तो उसके आगे बस हम टेस्ट लगा देंगे। इंटेलिजेंस का टेस्ट, इंटेलिजेंस को एज अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट मेजर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड का टेस्ट, एप्टीट्यूड को एज अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट मेजर करने के लिए। इंटरेस्ट भी एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, इसको मेजर करने के लिए जो टेस्ट होगा उसका नाम होगा इंटरेस्ट के टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट या फिर असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर हम इंटरेस्ट को असेस करें बच्चों के अंदर, ठीक है, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, तो उससे हमें ये पता लगता है कि एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल जो है, मेल फीमेल, वो कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं कंफर्टेबली, ठीक है, और विद प्लेजर। अगर इंटरेस्ट को असेस करा जाए तो हमें बच्चे से ये पता लग जाता है कि कौन सा ऐसा कोर्स है कि वो कंफर्टेबल तरीके से उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे या 11th-12th में उस स्ट्रीम को ले लेंगे, एंजॉय भी करेंगे क्योंकि इसमें प्लेजर एलिमेंट शामिल है। पर्सन की चॉइस के बेसिस पर होगा वो सब्जेक्ट या वो स्ट्रीम, और इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा पर्सन, कोई बाहर का कोई दबाव नहीं होगा। तो अगर हम इंटरेस्ट को असेस करें, ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब लोग अपना करियर जो होता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब वो चूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको ना कोई दबाव, कोई प्रेशर फील नहीं होता, ठीक है। वो अपने काम को एंजॉय करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको संतुष्टि मिलती है। रात को सोते सोते जागते हुए पंखे की तरफ ऐसे नहीं देख रहे होते हैं, हे भगवान मेरा जीवन मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है, क्या ही होगा, मेरा बॉस ने देखो कैसे गुलाम मेरे को बना रखा है। ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि एक इंडिविजुअल को कोई गिल्ट नहीं होता कि भाई जीवन का पहिया मैंने अपने अकॉर्डिंग संभाल रखा है, इस जीवन की जो भी गाड़ी है उसका जो पहिया है मैं उसको डायरेक्शन दे रहा हूँ, मैं लक फैक्टर के बेसिस पे नहीं चल रहा हूँ या चल रही हूँ। तो सेटिस्फैक्शन बहुत होती है ऐसे इंडिविजुअल को। और ऐसे इंडिविजुअल जब अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, आप इमेजिन करके देख लो, आप जीवन में जिस काम को एंजॉय कर रहे हो, जहां पर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, रात को आपको जागना नहीं पड़ रहा, आप किसी के ऊपर कोई ब्लेम पुट नहीं कर रहे हो, आप अपनी किस्मत को कोस नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप उस फील्ड में अच्छा ही परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो अगर हम इंटरेस्ट को समझ जाएं, इंटरेस्ट को समझने से हमें ये फायदा मिलता है कि लोग जो है फिर वो चूज कर पाते हैं, ठीक है। हम अगर अपने अपने इंटरेस्ट को अगर समझ जाए तो हम लोग चूज कर पाते हैं कि हमारे लिए कौन सी एजुकेशनल स्ट्रीम बढ़िया है। पीसीएमबी लेना है, ठीक है, पीसीएम लेना है, कॉमर्स विद मैथ्स लेना है, विदाउट मैथ्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, क्या लेना है, ठीक है। हमारे लिए बेस्ट करियर कौन सा होगा और कौन सी ऐसी हॉबी है जिसको हम लंबे समय के लिए एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये सब आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, या साइकोलॉजिस्ट ने आपके बिहाफ पर आपके ऊपर इंटरेस्ट के टेस्ट या इंटरेस्ट का असेसमेंट करवाकर ये फाइंड आउट कर दिया, तो इससे होगा क्या, आउटकम ये निकलेगा, आप हर जगह पर बेटर तरीके से एडजस्ट कर पाओगे बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। रूल होता है जीवन का, जो इंसान खुद में खुश नहीं है वो दूसरों को कभी खुशी नहीं बांट सकता। जिसके अंदर आंधी तूफान मचा हुआ है, जिसकी जिंदगी की खुद की लंका लगी हुई है, ऐसा इंसान बाहर जाकर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही फैला सकता है। किसी को वो कभी बेस्ट गाइडेंस या बेस्ट एक ओपिनियन अपना दे ही नहीं सकता, और उसकी बातों को, जिसकी लाइफ खुद सॉर्टेड नहीं है, उसकी बातों को मानने का मतलब है कि आपकी लाइफ अगर हल्की फुल्की बैलेंस भी है तो वो भी बिगड़ जाएगी उससे, ठीक है। तो ऐसा इंडिविजुअल बेटर तरीके से एडजस्ट कर पाता है अपने आप को, या कर पाती है, खुश बहुत होते हैं अपने जीवन से, और इनकी वर्क एफिशिएंसी हमेशा इम्प्रूव्ड वे में ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने 3 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए। हमारा अगला साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है दोस्तों पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपकी वो क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स
जो कि आपको दूसरे इंसानों से अलग बनाती है, उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है, और पर्सनैलिटी जो होती है, मैंने आपको बताया था कि पर्सनैलिटी किसी एक चीज़ से नहीं बनती है ना, हमने शुरू में भी पढ़ा था इस चैप्टर की डिस्कशन में कि जो पर्सनैलिटी है, वैसे सेकंड चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी में, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी उसका नाम है, तब मैंने आपको बताया था हम डिटेल्ड तरीके से बात करेंगे। लेकिन पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि पर्सनैलिटी हमारी फिजिकल कॉम्पोनेंट्स प्लस साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट से बनी हुई है। ये भी एक प्रकार से एक बास्केट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज को एक साथ आपने पुट कर रखा है। उस ओवरऑल बास्केट को आप कह सकते हो कि भाई ये है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी। वो एक या दो क्वालिटीज से मिलकर नहीं बनी हुई है हमारी पर्सनैलिटी, बहुत सारी क्वालिटीज को पिन पॉइंट करते हुए उस बास्केट के अंदर हमने डाला हुआ है। यानी कि वो एक ऐसी बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स की, अलग अलग ब्रांड्स की आपको टॉफीज और चॉकलेट्स एक साथ देखने को मिल रही हैं। तो वो बास्केट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत फ्लेवरफुल बास्केट है वो। ऐसी हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो कुछ पहले तो सबसे पहले इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को समझते हैं। पर्सनैलिटी जो है इट इज रिलेटिवली काफी हद तक एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दोस्तों एंड्योरिंग का मतलब होता है, एंड्योरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। इतनी इजी नहीं होता कि आपकी पर्सनैलिटी जिस जिस कैरेक्टरिस्टिक्स से बनी हुई है ना, इतना इजी नहीं है कि मैं आपको दो चार बातों में बहका लूं, आपको मैनिपुलेट कर दूं, आपको इन्फ्लुएंस कर दूं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पर्सनैलिटी से चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक इसका इजी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आपने अपनी आदत सोने की, उठने की, जंक फूड खाने की, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, बिंज वॉचिंग की, घंटों तक अगर आप अपना फोन देखते रहते हो, इस चीज की अगर आपने आदत महीनों महीनों तक डेवलप कर ली है, मैं उसको एक दिन में आपको कितनी भी ज्ञानबाजी कर लूं, आपका चाहने वाला आपसे कोई कुछ भी बोल ले, इतना इजी नहीं है कि आप उसको छोड़ पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट के अंदर समा गई है वो क्वालिटीज। ठीक है, उल्टा सीधा खाना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, बिंज वॉचिंग करना, वेब सीरीज आप देखे चले जा रहे हो, ठीक है, और प्रोक्रेस्टिनेशन की आपकी आदत हो गई है, अरे यार चल कल कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, टाइम को आप सोच रहे हो कि आप स्ट्रेच करते चलोगे। ये हैबिट्स अगर आपकी बन गई हैं, इसको इतना इजी नहीं है चेंज करना। इसलिए इसको बोला जा रहा है कि पर्सनैलिटी की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो दोस्तों एंड्योरिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, और यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें दूसरों से डिफरेंट बनाती है। और इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था इस चैप्टर की डिस्कशन में, हमेशा मैं साइकोलॉजी में हर लेक्चर में ये चीज बोलता ही हूँ एक दो लेक्चर के बाद, कि इस पृथ्वी पर किसी भी दो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कभी सेम नहीं हो सकती है। क्यों? अगर आप इसको देखो, ये कह रहा है कि ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दूसरे इंसानों से अलग बनाती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप एक पर्सन को देखो जो कि मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स से बना हुआ है, तो वो चीज हमेशा हमें दूसरों से इसलिए अलग बनाती है। उसका रीजन दोस्तों आप जानते हो, मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है, क्योंकि हम सबके जो एक्सपीरियंसेस हैं जीवन में, जो अनुभव हैं, वो सबके अलग अलग है। उन्हीं अनुभवों से, उन्हीं एक्सपीरियंसेस से हमारी बनी है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमारे अंदर एक मजबूत गीली मिट्टी ना होके एक ठोस मिट्टी बन जाते हैं, तो उस मटके को फिर से शेप देना इतना आसान होता नहीं है। फिर वो बन जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पर्सनैलिटी का लॉन्ग लास्टिंग पार्ट। चेंज हो सकती है, थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, तरीके हम डिस्कस करेंगे, अभी बहुत कुछ है जानने को इस चैप्टर के अंदर। आने वाले चैप्टर के अंदर भी हम तरीका डिस्कस करेंगे कि अगर ये ठोस कैरेक्टरिस्टिक्स बन भी गई हैं तो क्या टूट नहीं सकती हैं? टूट सकती हैं, मेहनत लगती है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, एक इंडिविजुअल है, वो चेन स्मोकर है, ठीक है, एक डब्बा पूरा सिगरेट का एक दिन में पी जाता है या पी जाती है वो इंडिविजुअल, ठीक है, लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं। पहले दिन से थोड़ी ना उनको ये आदत थी, या जब से वो पैदा हुए थे तब से थोड़ी ना वो सिगरेट फूकते हुए आ रहे हैं, दारू पीते हुए आ रहे हैं। एक ऐसा टाइम आ गया उसको कंज्यूम करते 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 कि अब उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में किसी को इस चीज की आदत नहीं लगती है। ठीक है, ये मल्टीपल चेन एंड सीरीज ऑफ इवेंट्स की आदत है, जिसने आज पर्सन को ऐसा बना दिया है कि चाहकर भी वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी आपकी बहुत सारी हैबिट्स होती हैं। ठीक है, हाँ, हैबिट्स अच्छी भी हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज पर बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रखा है, तो फिर कोई भी जो एंटरटेनमेंट की चीजें होंगी आप उसका टाइम काटोगे। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो, ठीक है, या फिर लाइफ में सीक्रेट तरीके से आपका कोई गोल है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, रात भर आप जाग रहे हो, एंड यू आर वेरी सीरियस
डैम सीरियस अबाउट दैट गोल, अबाउट दैट वॉट एवर यू आर इन्वेंटिंग और वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट। तो उसमें अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर आएगी, कोई आपको कॉल करेगा, रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करेगा, तो आप डिस्ट्रैक्ट चाह कर भी नहीं होगे, क्योंकि आपका माइंड ये बोलेगा आपसे, नहीं भाई इतनी मेहनत करी है इस पे, मैंने इतना पसीना बहाया है, इतने घंटे दिए हैं, अब मैं किसी को भी आकर अपनी लाइफ में बर्बाद नहीं करने दूंगा इस चीज़ को, मैं अपना टाइम खोटी नहीं करूंगा बिल्कुल भी, मेरे लिए मेरा टाइम सब कुछ है। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी क्वालिटी से मिलकर बनी होती है हमारी पर्सनैलिटी, जो कि यूनिक है और स्टेबल होती है जनरली। ठीक है, दूसरों से अलग है, कुछ क्वालिटीज मैच कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप पर्सनैलिटी की बास्केट को देखो तो हमारी पर्सनैलिटी दूसरों से अलग है और वो क्वालिटीज स्टेबल है। लॉन्ग टाइम में चेंज करना उनको इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अब बेस बन चुकी हैं, गढ़ चुकी हैं, बिल्कुल जड़े जमा चुकी हैं वो। ठीक है, क्वालिटीज जो कि इन्फ्लुएंस करती है एक पर्सन को, वही सारी क्वालिटीज मिलकर जिससे इंडिविजुअल बना हुआ है, तो वो पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है कि पर्सन किस तरीके से सोच विचार करेगा, कैसा वो फील करेगा या करेगी, और कैसे उनका व्यवहार होगा। तो पर्सनैलिटी के अंदर जो भी क्वालिटीज होती है, तो वो पर्सन के अंदर 3 तरीके की रिफ्लेक्शन लेकर आती है, उसके सोच विचार में, उसके फीलिंग में, और उसके स्वभाव, व्यवहार और रवैये में। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी पर्सनैलिटी एक इंडिविजुअल की देखने को मिल सकती है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये रिलेटिवली कंसिस्टेंट रहती हैं ओवर टाइम। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वालिटीज है बनी भी धीरे धीरे थी, और एक बार जब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जड़ें अपनी गहरी बना लेती हैं तो इनको चेंज करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत चाहिए पड़ती है हमें। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप चेन स्मोकर हो, मैं आपसे कितनी भी ज्ञानबाजी कर लूँ, ठीक है, चेन स्मोकर छोड़ो, चलो ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। आपकी अगर हैबिट है, आप 15 मिनट भी नहीं बैठते हो पढ़ने के लिए, या पढ़ाई से आपका बहुत सालों से नाता नहीं है, मैं आज ही आपको मोटिवेट करके 18 घंटे बैठा लूंगा क्या पढ़ने को? कोई भी आपको मोटिवेट कर ले, चाहे नहीं हो सकता ना पॉसिबल एकदम से कि आप 18 घंटे, चलो एक दिन बैठ जाओगे, तो कंसिस्टेंसी के साथ क्या पूरे साल आप वैसे बैठ सकते हो क्या 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने के लिए या कोई भी काम करने के लिए? नहीं ना। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो क्वालिटीज होती हैं लंबे समय तक, जैसे किसी भी हैबिट को डेवलप करने में 21 दिन का समय लगता है, तो वो 21 दिन के ऐसे कितने सारे पैकेजेस आपने अपनी लाइफ के अंदर बिता दिए होंगे। तो 21 डेज पहली जड़ जो है वो गहरी हुई, फिर और 21 डेज बीते और गहरी होती चली गई। कितने सारे 21 डेज की साइकिल के अंदर आपने अपनी पर्सनैलिटी के ये सारी क्वालिटीज को आपने गहरा बनाते चले गए। तो वो जो रूट है वो यहाँ पर है, और जो आपको पर्सनैलिटी को चेंज करना है वो यहाँ पर है। तो जड़ को उखाड़ने में बहुत टाइम लगेगा, बात ये है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है। 3 एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं, तीनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी हो सकती है कि वो डोमिनेंट नेचर के, और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी हो सकती है कि वो सबमिसिव नेचर के हो। तो डोमिनेंट इंडिविजुअल जो होते हैं उनके अंदर आप एक चीज देखोगे, दे लाइक टेकिंग चार्ज। उनको हमेशा लीडर बनना, हर चीज में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, मैं ही दूसरों को गाइड करूंगा, मैं ही दूसरों को समझाऊंगा, ऐसी इनके पास पोटेंशियल होती है। और वहीं पर जो इससे अपोजिट है, जैसे यहाँ पर वैसे और लिखा हुआ है वर्सेस होने चाहिए। ठीक है, डोमिनेंट वर्सेस सबमिसिव, आउटगोइंग वर्सेस विथड्रॉन, मूडी वर्सेस इमोशनली स्टेबल, क्योंकि ये 2 अलग अलग डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं। एक साइड पर इंडिविजुअल डोमिनेंट है, वहीं पर सबमिसिव है। एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है, एक इमोशनली अनस्टेबल है, एक इमोशनली स्टेबल है। ठीक है, तो डोमिनेंट इंडिविजुअल्स दे लाइक टेकिंग चार्ज, वेयर सबमिसिव इंडिविजुअल की आदत क्या होती है, उनको पसंद आता है दूसरों के ऑर्डर को फॉलो करना या दूसरों को कॉपी पेस्ट करना। अब आउटगोइंग और विड्रॉन का मतलब क्या होता है? अगर आप चाहो तो यहाँ पर आउटगोइंग की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो एक्सट्रोवर्ट, और विड्रॉन का मतलब होता है, आप इसको लिख सकते हो, जिस इंडिविजुअल को अकेला रहना पसंद होता है, आप इसको कहते हो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, तो आउटगोइंग लोग जो हैं उनको सोशल इंटरेक्शन बड़ा पसंद होता है। घर पे अगर आप ऐसे लोगों को बिठा दो तो उनको डिप्रेशन छा जाता है कि भैया लोग देखने को नहीं मिल रहा है मैं आसपास, और इनको भीड़ भड़क्का, ठीक है, चैचे पैपे करना हर किसी से बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग अकेले ही नहीं रह सकते, पर्सनैलिटी का उनका पार्ट है। ठीक है, सही और गलत यहाँ पर कुछ नहीं होता है, पर्सनैलिटी का पार्ट है बस। ठीक है, ये वाली चीज कि उनको अकेले रहना पसंद नहीं है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं, दे प्रेफर सॉलिट्यूड, कि भैया हमें अकेला छोड़ दो, हम अकेले बहुत खुश हैं, हम गाने सुन लेंगे, बुक पढ़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हमें दूसरों के सहारे की नीड नहीं है, भीड़ भड़क्का नहीं चाहिए। ठीक है,
और उनका सोशल कॉन्टेक्ट या सोशल इंटरेक्शन बड़ा लिमिटेड होता है। जैसे आप ये देखो, ये सारे एक्सट्रोवर्ट है, मिलना जुलना इनको पसंद है, और वहीं पर ये लड़की जो है ये अकेले बैठी हुई है, ठीक है। उसके बाद मूडी और इमोशनली स्टेबल। कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी बड़ी मूडी किस्म की पर्सनैलिटी होती है। मूडी कहने का ये मतलब है इमोशनल चेंजेस उनके अंदर बड़े फ्रीक्वेंट होते हैं। पल में तोला पल में माशा, एक सेकंड में पलट जाते हैं अपने मूड से। और इमोशनली स्टेबल जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो शांत रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी हमेशा एक जैसी हर सिचुएशन के अंदर बैलेंस्ड रहती है, ठीक है। तो अगर हमें लोगों की पर्सनैलिटी को जानना है तो हमें उसके ऊपर कुछ टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे। उन टेस्ट को हम नाम देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंस को जानने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड को जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट को जानना है तो इंटरेस्ट टेस्ट थे, और अगर यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी को जानना है तो पर्सनैलिटी के ऊपर टेस्ट होंगे। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है दे ट्राई टू असेस, दे ट्राई टू मेजर के इंडिविजुअल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। इससे साइकोलॉजिस्ट ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ऐसी कौन सी एबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर जो उसको दूसरे लोगों से अलग बनाते हैं, ठीक है। ताकि ये वाले जो पर्सनैलिटी असेसमेंट के जो टेस्ट होंगे एक इंडिविजुअल के ऊपर, तो उससे हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझ सकेंगे और ये भी प्रेडिक्ट कर सकेंगे। हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट में बात करी थी ना, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम प्रेडिक्शन की जो बात कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे, क्योंकि वो एक तरीके से साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है पर्सन के ऊपर हो रहा है, तो यानी कि पर्सन की पर्सनैलिटी के ऊपर हो रहा है, ताकि हम उसके इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सके कि कैसा इंडिविजुअल बिहेव करेगा या करेगी फ्यूचर के अंदर, उसकी करंट क्वालिटीज, करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, उसकी करंट पर्सनैलिटी के फीचर्स को देखते हुए। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट हमें मदद करती है कि हम लोगों के व्यवहार को समझ सकें, उनके एक्शंस को एक्सप्लेन कर सकें, उनके फ्यूचर रिस्पॉन्सेज को प्रेडिक्ट कर सकें, और फिर उनको गाइड कर सकें इन द फॉर्म ऑफ काउंसलिंग, या फिर जैसा कि हमने डिस्कस करा था असेसमेंट वाले टॉपिक के अंदर कि अगर उनका जो प्रेडिक्टेड बिहेवियर है वैसा निकल कर नहीं आया साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, तो साइकोलॉजिस्ट फिर इंटरवीन कर सकते हैं, इंटरवेंशन शो कर सकते हैं कि यार हमारे अकॉर्डिंग इसके बिहेवियर का वैसा रिजल्ट क्यों नहीं निकल कर आया जैसा हम एक अनुमान लगा रहे थे, जैसा हम प्रेडिक्शन कर रहे थे। ये पर्सन जो है किसी और तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है या कर रही है। तो दे नीड, ऐसे इंडिविजुअल्स के पर्सनैलिटी के ऊपर अगर स्टडीज करनी है अगर हमें, तो दे नीड इंटरवेंशंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट, फ्रॉम अ ट्रेन्ड काउंसलर, ठीक है। फिर दोस्तों हमारा लास्ट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है दैट इज वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज क्या होता है? वैल्यूज दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यूज हमें सिखाता कौन है, वैल्यूज मैंने आपको बताया था कुछ लेक्चर पहले, हमारे जीवन में जैसे एक इंडिविजुअल है ये 4 लोगों से घिरा रहता है, 4 तरीके के लोगों से घिरा रहता है जो कि होते हैं सोशलाइजिंग एजेंट्स। उसमें आते हैं आपके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और अदर सिग्निफिकेंट पर्संस, यानी कि आपके रोल मॉडल्स, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक आपके आसपास जिससे आप बचपन से घिरे रहते हो जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है। वैल्यूज जनरली आपके बिहेवियर के, आपके बिहेवियर भी ना बोलकर अगर एक अच्छा वर्ड अगर आप बोलो, बिलीफ, आपकी सोच का एक बेस होता है जिसके अकॉर्डिंग आप खुद को असेस करते रहते हो टाइम टू टाइम। आपके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप डेविएट होना पसंद नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक इंडिविजुअल का वैल्यू सिस्टम जो है वो इस बिलीफ से बना हुआ है गाली देना खराब बात है, हमें गाली नहीं देनी चाहिए। तो ऐसा इंडिविजुअल कभी भी अपशब्दों का प्रयोग जब भी करेगा तो उसमें गालियों का प्रयोग नहीं करेगा। गुस्सा कर सकता है किसी और फॉर्मेट के अंदर, किसी को कुत्ता कमीना बोल सकता है, लेकिन हाई लेवल की गाली को अगर पर्सन हेट करता होगा, वो उसके वैल्यू सिस्टम का अगर पार्ट होगा, उसके अगर स्टैंडर्ड्स होंगे, तो वो इंडिविजुअल गालियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरे अगर गाली देंगे तो उसको फटाफट से जज करेगा क्योंकि वो उसके वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं टकरा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनली जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो हम सब कितना भी बोलें कि हम कितने भी बैलेंस इंडिविजुअल हैं, कुछ भी हैं, लेकिन एक बायसनेस और कहीं ना कहीं हमारा जो एक वैल्यू सिस्टम है, पर्सनैलिटी जो कंपोनेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें दिख ही जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी पर्सनैलिटी का एक कंपोनेंट ये है कि आई हेट पीपल हु ईट नॉन वेज, ठीक है। मुझे लोगों से नफरत नहीं है कि जो नॉन वेज खाते हैं, लेकिन मतलब जैसे मैंने बोला कि आई हेट पीपल, लेकिन एक्चुअली में लोगों से नफरत नहीं है,
लेकिन मुझे ये लगता है कि इनकी मानसिकता यार कैसी है कि ये मरे हुए जानवर को खा जाते हैं, ठीक है, ये गोश्त को ले भी आते हैं मार्केट से खरीद कर, जब कोई कसाई काट रहा होता होगा इनके सामने तो इनको क्या दया भावना भी नहीं आती है। तो जब ये किसी मासूम बेजुबान जानवर के नहीं हो सकते तो ये इंसानों के क्या होंगे। दिस इज माई बिलीफ सिस्टम, बिकॉज एज पर माई वैल्यू नॉन वेजिटेरियनिज्म जो है वो एक विनाशकारी विपरीत बुद्धि का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो मुझे गलत बोल सकते हो, लेकिन मैं जनरली नॉन वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करने वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं जनरली उनको हेट नहीं करता हूँ, लेकिन ये हैबिट मुझे उनकी पसंद नहीं आती, क्योंकि इससे मेरा एक सोच विचार ये डेवलप होता है कि जब तुम्हें जानवरों पे तरस नहीं आ रहा, बेजुबान जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ एक जबान के टेस्ट के लिए तुम उनको प्रेफर करते हो खाना पीना, और हम ऐसी कोई कंट्री में भी नहीं रह रहे हैं, डेजर्ट कंट्री सऊदी अरेबिया वगैरह, कि हमें नॉन वेजिटेरियनिज्म फूड के ऊपर ही डिपेंडेंट होना है। जैसे जापान में वो एक आइलैंड कंट्री है, सऊदी अरेबिया एक ये जो कतर है, ओमान है, ये सारी गल्फ कंट्रीज़ हैं, डेजर्ट कंट्रीज़ हैं, लेकिन हमारे तो बहुत कुछ है खाने को, तो कोई मजबूरी थोड़ी है नॉनवेज खाना। तो ये एक मेरा वैल्यू सिस्टम है। अब इसके अकॉर्डिंग हुआ क्या, मैंने खुद को असेस कर अपनी पर्सनैलिटी को, इमीडिएटली जजमेंटल पावर निकल आई मेरे अंदर से। ऐसा ही होता है वैल्यू सिस्टम, ठीक है। अब जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको देकर समझाया है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वैल्यूज जो है आपकी एंड्योरिंग का दोस्तों ये मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, पर्सनैलिटी में भी हमने पढ़ा था कि वो एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वैल्यूज एंड्योरिंग बिलीव्स होती हैं अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, और ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। कुछ वैल्यूज यूनिवर्सल होती है, जैसे बड़े लोगों को नमस्कार करना, घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग आ जाए तो हिंदुस्तानी रीति रिवाज परंपरा के अकॉर्डिंग उसके पैर छूना, अंकल आंटी को नमस्ते करना, ठीक है। अंकल आंटी कुछ हमसे अगर बोल भी रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारा कोई क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, उनकी हमारी बॉल चली गई, तो अगर वो हमें डांट भी रहे हैं, तो हमारा वैल्यू सिस्टम ये कहता है, जो हमें घर पे तहजीब जो सिखाई जाती है कि बेटा बड़े लोगों से मुंह नहीं चलाते हैं। और एक आपने कॉमन वो सुना होगा, जब बड़े बात कर रहे होते तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं ना। तो ये यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम है जिसको हम मानते हैं कि बहुत सारे घर परिवारों में सब में ये कॉमन चीज फॉलो होती है। लेकिन वैल्यूज कभी कभार इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज भी होती रहती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जिस चीज को एक आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर मान रहा है, कि जैसे मेरे अनुसार मैंने आपको बताया नॉन वेज फूड हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियनिज्म फूड में सब कुछ है, ठीक है। और प्रैक्टिकली हम अपने सामने किसी की हत्या इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं कि जिसमें किसी का खून निकल रहा है, कोई तड़प तड़प कर मर रहा है। तो ये मेरा एक आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर है, और हो सकता है कि आपके अनुसार मेरी कुछ एक्टिविटी हो उसमें मैं आपके वैल्यू सिस्टम में फिट ना होता हूं, ठीक है। तो वैल्यूज जो है दे आर डीपली हेल्ड बिलीव्स, गहरी सोच होती है आपकी रिगार्डिंग क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। आपके अकॉर्डिंग अगर आप नॉनवेज खाते हो, देखो बुरा नहीं मानना मेरी किसी बात का, मैं सिर्फ यहाँ पर अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक भी यही कहता है कि वैल्यूज सारे इंडिविजुअल की अलग होती है। मेरे अकॉर्डिंग नॉनवेज खाना इज रॉन्ग, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो सही हो, ठीक है। आप अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह ठीक। उसके बाद वैल्यूज हमें यह भी बताता है कि हमारे जीवन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और हमें कैसा बिहेव करना चाहिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे बिहेव वाली जो चीज़ है, मैंने अभी आपको बताया ना, हमारी कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं। बड़े लोगों को देखकर आंटी अंकल नमस्कार कहना, हाथ जोड़कर, घर पे कोई आया हुआ है बूढ़ा बुजुर्ग तो उसके पैर छू लेना, ठीक है। हमें अच्छे से भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, रोज हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तो ये कुछ यूनिवर्सल फैमिली के द्वारा सिखाई गई कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है। अब फंक्शंस, तो वैल्यूज बेसिकली आपके डिसीजन मेकिंग को गाइड करती हैं। डिसीजन मेकिंग कैसे? क्योंकि वैल्यूज आपके अंदर पर्सनली एक ऐसा पैरामीटर बना देती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप डिसीजंस लेने लग जाते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने किसी पर्सन को देखा कि यार ये नॉन वेज खाता है, तो मुझे लगता है कि यार ये अपैथेटिक होगा और इसके अंदर बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं होगी इस इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि जानवरों पे अगर इसको दया नहीं आ सकती है तो उसे बाकी इंसानों पर क्या ही दया आएगी कि दूसरों का क्या ही सगा होगा या होगी, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग में काम करता है। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग हमारी जजमेंटल पावर में भी बदल जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इंसान कितनी भी अच्छी बातें कर ले, अल्टीमेटली होते हम इंसान ही। हम दूसरों को जज करने से पहले टाइम नहीं लगाते हैं उनकी एक दो एक्टिविटीज को पकड़कर, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं वैल्यूज के? वैल्यूज आपका एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप खुद के बिहेवियर को भी देखते हो,
और दूसरों को भी जज करने लग जाते हो। तो वैल्यूज आपके बिहेवियर का एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। ये एक प्रिंसिपल्स की तरह एक्ट करते हैं जो कि हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं, कि यानी कि ऐसे आपके स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल हो जाते हैं आपके, कुछ भी हो जाए मैं ये वाला काम नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप में से भी अगर कुछ लोग वेजिटेरियनिज्म फूड को फॉलो करते हैं, ठीक है, आप मांस नहीं खाते हो, आप शाकाहारी भोजन खाते हो, मांसाहारी भोजन नहीं खाते हो, सात्विक भोजन खाते हो, तो आपको कुछ चाहे करोड़ों रुपए भी दे ले, कैसा भी सुख चैन आराम दे ले, ठीक है, लेकिन आप ये बोलोगे कि भाई तू खा ले, मुझे नहीं खाना, ठीक है। किसी किसी के प्रिंसिपल्स ये होते हैं उसके एक्शंस को गाइड करने के लिए। प्रिंसिपल मतलब आपके लाइफ में खुद के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे आप डेविएट होना बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट डू स्मोकिंग, आई विल नॉट डू ड्रिंकिंग, मैं ऐसा बिहेव नहीं करूंगा, मैं किसी को रिलेशनशिप के अंदर चीट नहीं करूंगा। ये आपके प्रिंसिपल्स बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एग्जाम्पल, एक पर्सन जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू करता है ऑनेस्टी को, ईमानदारी को, वो अवॉइड करेगा चीटिंग करना, कि भाई मैं भले ही फेल हो जाऊं लेकिन मेरे सिद्धांत ये कहते हैं कि मैं चीटिंग नहीं करूंगा। आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी ना सलमान खान की, तो जब वो पाकिस्तान का बॉर्डर जब वो क्रॉस करता है तो पाकिस्तान के आर्मी वाले उससे कहते भी हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो निकल जाओ, हम यहाँ पर लौटेंगे और अगर अब तुम यहाँ पर रुके तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन वो बार बार क्या कहता है, जय श्री राम, हम बजरंगबली के भक्त हैं और कोई भी काम चोरी छुपे हम नहीं करते हैं। तो वहां पर उसका कैरेक्टर ऐसे दिखाया गया है। रियल लाइफ के अंदर तो सलमान खान से ज्यादा हरामी इंसान कोई नहीं है उस पूरे बॉलीवुड में, पूरी पृथ्वी पे, लेकिन मूवी है, एक्टिंग तो करनी है। तो ऑनेस्टी जो है उस टाइम पर उस कैरेक्टर में ऑनेस्टी जो है उसको वो वैल्यू कर रहा था, और तो वो चीटिंग करना अवॉइड करता है कि चोरी छुपे नहीं जाएंगे, हम परमिशन लेके ही जाएंगे, ठीक है। इट हेल्प्स इन जजिंग अदर्स। तो पीपल जो है, लोग जो हैं अक्सर इवेल्युएट करते हैं दूसरों को अकॉर्डिंग टू देयर ओन वैल्यूज, जैसे उनकी जो वैल्यूज के सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तभी तो मैं आपको बोल रहा था हम दूसरों को बहुत आसानी से जज करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना। अब इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज के मेरे खुद के बनाए हुए प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मैं दूसरे लोगों को इवेल्युएट करने लग जाऊंगा। और आप भी करते होगे ऐसे इवेल्युएट, ये इंसान की फितरत होती है, इसमें कोई डिनाई करने वाली कोई बात ही नहीं है, डिनाई आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ यूनिवर्सल होती है, साइकोलॉजिस्ट खुद बोलते हैं इवेल्युएट, ये जो इवेल्युएशन होती है कभी कभार दूसरों को जज करने में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु प्रिफर पंक्चुअलिटी एज अ वैल्यू, कि शार्प इस टाइम पर मुझे मिलना, तो उनको दूसरों की जो हैबिट है लेट होने की वो हो सकता है बिल्कुल भी पसंद ना आए, ठीक है। अब वैल्यूज को हम कैसे जान सकते हैं कि इंडिविजुअल की वैल्यूज के ऊपर टेस्ट करके, जिसको हम कहेंगे वैल्यू असेसमेंट टेस्ट। तो अगर हम लोगों की वैल्यूज को असेस करें तो हमें उससे ये पता लगेगा एक पर्सन के अंदर कौन कौन सी डोमिनेंट वैल्यूज जो है वो छुपी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान की कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज हो सकती हैं जो उसकी डोमिनेंट वैल्यूज हों। फॉर एग्जाम्पल, पावर, लीडरशिप, गवर्नेंस। रिलीजियस वैल्यूज कुछ कुछ होती हैं जो कि कंसर्न होती है विद फेथ, स्पिरिचुअल बिलीव्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सोशल वैल्यूज, ठीक है, विच इज कंसर्न विद कि आपको समाज का भला करना है, कोऑपरेट करना है सबके साथ, एंड यू हैव टू गिव सर्विस टू अदर्स। इकोनॉमिक वैल्यूज, वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मटेरियल सक्सेस। तो आपकी वैल्यूज बेसिकली आपकी चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करती हैं, और वही चॉइसेस और वही वैल्यूज मिलकर एक परछाई का काम करती हैं कि आपका जीवन कैसा है और आप अपने जीवन में क्या हो। जैसी आपकी वैल्यूज होंगी वही आपकी चॉइसेस होंगी और वही आपकी लाइफ होगी, ठीक है। तो जैसे ये ऑनेस्टी है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना है, दया भावना आपके अंदर है, काइंडनेस है, रिस्पॉन्सिबल हो आप अपने एक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता है आपको, सही गलत के बीच में फ़र्क करना आता है, ठीक है, सही को सही, गलत को गलत, बिना पार्शियलिटी के साथ अगर आपको ये सब चीज़ें करना आती हैं तो देन यू आर होल्डिंग योर वैल्यूज़। एंड वैल्यूज़ समटाइम्स आर वेरी मच पर्सनल इन नेचर, ठीक है, लेकिन बहुत बार कुछ कुछ वैल्यूज़ यूनिवर्सल नेचर की भी होती हैं। तो दोस्तों, कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हमने 5 जो हमारे साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और वैल्यूज़, इनको कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से जाना, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।